इसी डायग्राम पे हम लोगों ने फिनिश किया था लास्ट टर्म पे। और इसमें बेसिकली ये बताना था कि काइनेटोकोर कोई सिंपल सा प्रोटीन नहीं होता है जो सिंपली जाके अटैच हो जाता है सेंट्रोमियर से। ये पूरी की पूरी एक असेंबली ऑफ प्रोटीन होता है, एक कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीन्स होता है काइनेटोकोर, जिसमें अलग अलग रीजन्स होते हैं। तो इनर काइनेटोकोर हो गया, फिर ये बीच का हिस्सा, फिर आउटर काइनेटोकोर। अब इसका हम डिटेल डायग्राम भी देखेंगे कि कौन कौन से कंपोनेंट्स जो मिल के काइनेटोकोर की असेंबली करते हैं। तो आज मेन जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है पहले हम लोगों का, वो काइनेटोकोर ही है। तो पहले इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हम जान लेंगे और फिर जो है इसका डायग्राम देख के उसको समझने की कोशिश करेंगे। काइनेटोकोर, सबसे पहला पॉइंट तो ये है, देखिए लोकेशन तो इसकी मालूम है कि ये सेंट्रोमेयर से अटैच्ड रहता है, लेकिन एक्चुअली में इसकी असेंबली होती है सेंट्रोमेयर पे। तो इसका मतलब क्या हो गया, इट असेंबल्स एट सेंट्रोमेरिक रीजन। ये है क्या बेसिकली, ये यानी कि इट इज अ जायंट मल्टी लेयर्ड प्रोटीन स्ट्रक्चर। तो लेयर्स इसकी बेसिकली हम लोगों ने देख ही ली, 3 लेयर्स इसमें होती हैं एटलीस्ट। तो इसको हम यहाँ पे अगर मेंशन कर दें 3 लेयर्स, और इसमें इनर लेयर होती है जो क्या करती है, इट फॉर्म्स इंटरफेस विथ क्रोमेटिन। फिर जो आउटर लेयर होती है वो क्या करती है, इट फॉर्म्स इंटरैक्शन सरफेस फॉर स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स। और जो सेंट्रल लेयर होती है, सेंट्रल काइनेटोकोर होता है, ये जाहिर सी बात है बिटवीन इनर एंड आउटर लेयर्स। अब इसका कॉम्पोजिशन हम लोग देखेंगे विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। तो जब काइनेटोकोर फॉर्म हो जाता है तो उसको हम मैच्योर काइनेटोकोर कहते हैं, यानी कि कंप्लीटली असेंबल्ड काइनेटोकोर is known as mature kinetochore। और ये जो मैच्योर काइनेटोकोर होता है, ये क्या है, इट इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ मोर देन 80 प्रोटीन्स। 80 से भी ज्यादा प्रोटीन्स मिलके काइनेटोकोर का निर्माण करती हैं। तो इट इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ मोर देन 80 प्रोटीन्स। और चूंकि इतनी सारी प्रोटीन्स हैं तो जाहिर सी बात है इसके फंक्शंस भी जो है वो वेरिएबल होंगे और कई सारे होंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि काइनेटोकोर हैज न्यूमरस फंक्शंस, बहुत सारे फंक्शंस इसके होते हैं। जैसे कि कुछ को अगर हम यहाँ पे इंडिकेट करना चाहें, या बेसिकली कैटेगराइज इसको अगर हम फंक्शंस को कर दें, तो माइक्रोट्यूब्यूल बेस्ड फंक्शंस होते हैं इसके।
और अदर फंक्शंस। तो माइक्रोट्यूब्यूल बेस्ड फंक्शंस जो होते हैं, इसका मतलब कि उन फंक्शंस को परफॉर्म किसके ऊपर किया जाना है, बेसिकली माइक्रोट्यूब्यूल्स के ऊपर किया जाना है। जैसे कि पहला इसमें अगर हम बात करें तो माइक्रोट्यूब्यूल अटैचमेंट, क्योंकि माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो काइनेटोकोर से ही अटैच होंगी। दूसरा होता है पॉलीमराइजेशन, यानी कि माइक्रोट्यूब्यूल्स एक बार अटैच हो गई तो उनकी ग्रोथ या पॉलीमराइजेशन या डीपोलर पॉलीमराइजेशन दोनों जो है वो काइनेटोकोर में जो प्रेजेंट की प्रोटीन्स होती हैं वो परफॉर्म करती हैं। इसके अलावा भी कुछ जैसे काइनेसिन प्रोटीन्स होती हैं, मेनली पॉलीमराइजेशन का काम वो करती हैं, लेकिन फिर भी ये इनमें से कुछ प्रोटीन्स असिस्ट करती हैं उन काइनेसिन प्रोटीन्स को, अभी हम देखेंगे उसको। और तीसरा जो फंक्शन है वो है मोटर डायरेक्टेड मूवमेंट्स। अब ये क्या है मोटर डायरेक्टेड मूवमेंट्स? मोटर प्रोटीन्स जो अभी हमने बताया काइनेसिन और डाइनिन्स दो टाइप की होती हैं, इनका मूवमेंट, इनका मोशन जो है उसके लिए भी काइनेटोकोर के कुछ कंपोनेंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अदर फंक्शंस की अगर हम बात करें तो स्पिंडल असेंबली, चेक पॉइंट, इसमें भी काइनेटोकोर की प्रोटीन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और इस स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट की के जो प्रोटीन्स होती के लिए रिस्पॉन्सिबल जो प्रोटीन्स होती हैं काइनेटोकोर की, वो सेल को तभी अलाउ करेंगी एनाफेज में जाने के लिए जब स्पिंडल जो है वो प्रॉपरली असेंबल हो चुका हो। तो ये तो खैर हमने चेक पॉइंट में वहां देखा ही था। तो दूसरे फंक्शंस ये होते हैं। तो ये था काइनेटोकोर के बारे में। अब इसका जरा हम डायग्राम देख लें और समझने की कोशिश करें। यस, ये देखिए ये नॉर्मल क्रोमोसोम है, ये ब्लू कलर से इसका सेंट्रोमियर और काइनेटोकोर दिखाया गया है पिंक से। अब उस काइनेटोकोर को जब एनलार्ज किया गया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इनर प्लेट दिख रही है, आउटर प्लेट दिख रही है, या इनर लेयर आउटर लेयर, और बीच की लेयर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसल्यूशेंट लेयर कहलाती है। बेसिकली बहुत ज़्यादा क्लियरली विजिबल नहीं होती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में के द्वारा। और ये है अटैच्ड इससे माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब ये काइनेटोकोर वाले रीजन को और ज़्यादा इलाबोरेट जब किया गया तो इसमें आप ध्यान से देखिए ब्लू कलर वाला क्या है, ये तो सेंट्रोमियर है ही है। ये हो गई सेंट ए, यानी कि सेंट का मतलब होता है सेंट्रोमियर प्रोटीन या सेंट्रोमियर प्रोटीन ए। उसके अलावा इसमें और सारी बहुत प्रोटीन्स हैं जिसमें सेंट सी, सेंट टी और बाकी एनडीसी 80 के देखिए डाइमर बना रहा है एनडीसी 80, और यही बेसिकली डायरेक्टली अटैच्ड हो रहा है माइक्रोट्यूब्यूल से। तो इसमें दो तरीके के नेटवर्क जो है वो मिलके काइनेटोकोर को फॉर्म कर रहे हैं। एक तो CCAN हो गया, CCAN का मतलब हो जाता है कॉन्स्टिट्यूटिव सेंट्रोमियर एसोसिएटेड नेटवर्क। और जो KMN नेटवर्क है इसका मतलब कुछ नहीं, सिंबल ही है, इसका मतलब है काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल नेटवर्क। तो इस तरह से ये एक कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट है जिसकी जो काइनेटोकोर के कंपोनेंट्स का।
तो ये था काइनेटोकोर के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे, एक यहाँ पे इमेज आपसे और हम शेयर करना चाह रहे हैं। लास्ट टर्न पे हमने बताया था आपको, मेरे ख्याल से कोहेसिन प्रोटीन के बारे में, तो उसका डायग्राम हम शेयर नहीं कर पाए थे। वेयर इज कोहेसिन, कहाँ चला गया? सर आ गई तो फिर मैं पीछे ये है, ये है। तो यहाँ पे हम इमेज शेयर कर दे रहे हैं कोहेसिन का, तो थोड़ा क्लियर रहेगा मामला। थोड़ा छोटा कर दें, लाइक दिस। इसमें कंपोनेंट्स जो है इसके दिखाए गए हैं, तो यू कैन हैव अ लुक। ठीक है, तो दिस वाज मोस्ट ऑफ द थिंग्स अबाउट काइनेटोकोर। और इसके बाद अब हम लोग जरा सेंट्रोमियर की भी बात कर लें कि what centromere has to offer during cell division. अच्छा, सेंट्रोमियर का जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो होता है एक फाउंडेशन प्रोवाइड करना, एक बेस प्रोवाइड करना, ताकि उसके ऊपर काइनेटोकोर्स आके असेंबल हो सके। तो ये पॉइंट अगर हम लिख लें कि इसका जो प्राइमरी फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन इज टू प्रोवाइड फाउंडेशन फॉर काइनेटोकोर असेंबली। तो हम देख ही चुके हैं। अच्छा, अब बेसिकली सेंट्रोमियर होता क्या है? तो सेंट्रोमियर जो होता है, इट इज नथिंग बट अ हेटेरोक्रोमैटिन या हेटेरोक्रोमैटिक रीजन। ये एक हेटेरोक्रोमैटिक रीजन है। यूक्रोमैटिन, हेटेरोक्रोमैटिन, आपको बेसिक अंतर तो पता ही है। जहाँ पे ज़्यादा कंडेंस होता है क्रोमैटिन, वहाँ हेटेरोक्रोमैटिन होता है। जहाँ कम कंडेंस होता है या ओपन होता है, डेंसिटी कम होती है, वो यूक्रोमैटिन होता है। तो ये है हेटेरोक्रोमैटिक रीजन। और इस रीजन में, यानी कि दिस हेटेरोक्रोमैटिक रीजन, इट कंसिस्ट्स ऑफ लार्जली रिपीटेड सीक्वेंसेस। तो ये जो रिपीटेड सीक्वेंस होते हैं, ये इनको कहा जाता है अल्फा सैटेलाइट डीएनए। सैटेलाइट डीएनए क्या होता है मालूम है? नहीं मालूम? रैंडम रिपीट्स। रैंडम रिपीट्स होते हैं, लेकिन सैटेलाइट क्यों कहते हैं उनको? जहां भी रिपीट डीएनए होगा वो सैटेलाइट डीएनए के मतलब, हाँ, दायरे में आ जाएगा। क्योंकि सेकेंडरी कॉन्स्टिट्यूएंट से बनता है। तो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन में ऐसा क्या होता है वैसे? चलो खैर, अभी हम बताते हैं आपको। वो एक्चुअली वही होता है जब डीएनए डीएनए का या पूरे, हाँ, एक्सट्रैक्टेड या आइसोलेटेड डीएनए का जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, तो जो रिपीटेड सीक्वेंसेस होते हैं वो अलग, जैसे मान लो कि ये हो गया हमारा सेंट्रीफ्यूज ट्यूब। तो जो बेस रिपीट के सीक्वेंसेस होते हैं वो यहाँ पे कहीं दूर आते हैं, इनकी डेंसिटी रिलेटिवली कम होती है। जो मेन चंक होता है डीएनए का वो नीचे कहीं आता है। तो यानी कि ये क्या है? डीएनए रिपीट्स, और ये है हमारा मेन डीएनए। क्रोमोसोमल डीएनए बेसिकली सभी है क्रोमोसोमल।
तो चूंकि इस पर्टिकुलर सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रक्रिया के दौरान ये मेन डीएनए से दूर जाके एक सेपरेट बैंड बना रहे हैं, तो इस वजह से इनको सैटेलाइट डीएनए कह दिया जाता है। क्योंकि मेन बॉडी से कोई भी चीज अगर दूर होती है तो उसको सैटेलाइट कहते हैं। जैसे मून है नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, अर्थ का ही है लेकिन वो अर्थ से दूर है। इसी तरह से जो भी उपग्रह भेजे जाते हैं वो क्या हैं, पृथ्वी से दूर भेज दिए गए तो सैटेलाइट कहला रहे हैं। तो सिमिलरली मेन डीएनए से अगर ये दूर है, दूर बैंड बना रहा है, तो इस वजह से इसको सैटेलाइट कहते हैं, नथिंग मोर कॉम्प्लेक्स। तो ये जो रिपीटेड सीक्वेंसेस होते हैं ये अल्फा सैटेलाइट डीएनए कहलाते हैं। और जो सिंगल रिपीट होता है इसमें, मतलब रिपीटेड, हाँ, सिंगल रिपीट यूनिट, इसको हम क्या कहें, यहां से हटाते हैं, ये बाइफरकेशन ज़्यादा सही नहीं है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अल्फा सैटेलाइट। तो यहीं पे ये पॉइंट हम ऐड कर देंगे कि सिंगल रिपीट यूनिट, एक रिपीट यूनिट में कितने होते हैं, हैज 171 बेस पेयर्स। तो कई रिपीट्स प्रेजेंट होंगे लेकिन हर एक रिपीट यूनिट में 171 बेस पेयर्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है। अच्छा, अब मान लो कि एक एक विजुअल डिपिक्शन करना हो कि सेंट्रोमियर एक्चुअली में कैसे फॉर्म होता होगा। तो सपोज करो ये इस तरह से ये हुआ, ये लाइक दिस, ये हो गया हमारा एक क्रोमेटिड। और अगर ये, जाहिर सी बात है, सेल डिवीजन हो रहा होगा तो इस दौरान तो ये दो क्रोमेटिड्स होंगे। तो अब ये सेंट्रोमियर का किस तरह से बन रहा है, हिसाब किताब ये समझ में आया होगा इस डायग्राम से थोड़ा सा, कि वो इलाका जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाईली कंडेंस हो जाता है क्रोमेटिन नेटवर्क, दैट फॉर्म्स दी सेंट्रोमियर। और जाहिर सी बात है उसके अंदर जो डीएनए सीक्वेंस है उसके बारे में हमने आपको बता ही दिया। सिंगल जो अल्फा सेटेलाइट डीएनए है 171 बेस रिपीट्स कई बार पाए जाते हैं। लेकिन सभी, या हम कहें ज़्यादातर जो यूकैरियोट्स होते हैं उनमें ऐसा जरूरी नहीं है कि जो डीएनए रिपीट्स आ रहे हैं, जैसे हम क्या कह रहे हैं, अभी पहले बात को समझ लीजिए। हम ये कह रहे हैं कि सेंट्रोमियर का प्राइमरी फंक्शन है टू प्रोवाइड अ फाउंडेशन फॉर काइनेटोकोर असेंबली, काइनेटोकोर को असेंबल करने के लिए एक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रहा है। फिर हम ये कह रहे हैं कि हेट्रोक्रोमेटिक रीजन है ये सेंट्रोमियर। फिर हमने हेट्रोक्रोमेटिक को थोड़ा सा डिस्कस किया कि इसमें रिपीटेड सीक्वेंस होते हैं। अल्फा सेटेलाइट डीएनए जिसको कहते हैं, इसमें 171 बेस पेयर के कई रिपीट्स होते हैं। लेकिन इन सब पॉइंट से आप ये मत समझ लीजिएगा कि जो ये रिपीट सीक्वेंसेस होते हैं या जो स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंसेस होते हैं वही मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं काइनेटोकोर के लिए फाउंडेशन तैयार करने में। नहीं, ऐसा नहीं है। बात समझ में आ रही है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब you do not have to correlate the function of centromere with the specific base sequence present in this centromere। क्यों नहीं करना है वो हम अब बता रहे हैं आपको। ऐसा इसलिए क्योंकि जो मोस्ट यूकैरियोट्स होते हैं, मोस्ट यूकैरियोट्स, इनमें ऐसा कुछ डायरेक्ट रोल नहीं होता है कि डीएनए सीक्वेंस का प्रिसाइज होना जरूरी है और उसी की वजह से काइनेटोकोर असेंबली होगी। इसका मतलब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो कि डू नॉट कंटेन या डू नॉट डिपेंड ऑन
precise DNA sequence that determines the site of kinetochore assembly. ये बात समझ में आई? ये सेंटेंस समझ में आया? किसको नहीं समझ में आया जल्दी से बताओ, फिर आगे बढ़े हम। आगे बढ़े। इसका मतलब सर वो जो 171 बेस पेयर थे वो फिक्स नहीं है, और भी हो सकते हैं, मतलब डिफरेंट टाइप के बेस पेयर। नहीं, इसका मतलब कुछ और है, वो हम अब बताने जा रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है यानी कि इट मीन्स या it suggests that the site of kinetochore assembly is controlled primarily by epigenetic rather than sequence based mechanism. ये स्टेटमेंट समझ में आई कि नहीं? मतलब बेस सीक्वेंस के अलावा कुछ और चीज़ें जैसे ट्रांसक्रिप्शन प्रोटीन वगैरह। एपिजेनेटिक का मतलब तो हमने आप लोगों को बताया ही था। ये ऐसे एजेंट्स होते हैं, ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो सेल के डीएनए में चेंजेस ला सकते हैं फंक्शनिंग में, लेकिन वो डीएनए सीक्वेंस नहीं हो सकता है ना, वो कहीं बाहर से आएगा। ऐसे फैक्टर्स, एपिजेनेटिक चेंजेस। तो इसका मतलब ये हो गया कि सीक्वेंस बेस्ड मैकेनिज्म डज नॉट डिटरमाइन द काइनेटोकोर असेंबली। काइनेटोकोर असेंबली जो है वो एपिजेनेटिक यानी सेल के बाहर के फैक्टर से, सेल जिस एनवायरनमेंट में रह रही उन फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है। इनफैक्ट प्राइमरीली उन्हीं फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर कोई एपिजेनेटिक फैक्टर बाहर से आ रहा है तो जाहिर सी बात है उस फैक्टर का रेस्पॉन्स जनरेट करने के लिए इस क्रोमोसोम या इस सेंट्रोमियर के पास भी तो कुछ होना चाहिए ना। तो वो क्या चीज है वो हम बता रहे हैं आपको। तो जो प्राइमरी कैंडिडेट होता है, प्राइमरी कैंडिडेट फॉर एन एपिजेनेटिक मार्क ऑफ काइनेटोकोर स्पेसिफिकेशन कहिए या जो स्पेसिफिक असेंबली पॉइंट है उसकी बात हम कर रहे हैं। असेंबली पॉइंट इज सेन ए। तो यानी कि सेंट्रोमियर के पास जो ये सेन ए प्रोटीन होती है वो इन एपिजेनेटिक फैक्टर्स के लिए मार्क के तौर पे या रिस्पॉन्डर के तौर पे एक्ट करती है। अब ये सेन ए हमने आपको फुल फॉर्म बताया, लिख भी देते हैं इसको। इसका मतलब होता है सेंट्रोमियर प्रोटीन ए। ठीक है,
ये बेसिकली होता क्या है, ये सेन ए जो होता है, इट इज अ वेरिएंट ऑफ H3। H3 मतलब हिस्टोन। हिस्टोन के हमने कितने टाइप्स, हमने अभी नहीं पढ़े मेरे ख्याल से। कितने टाइप्स होते हैं हिस्टोन के, बताओ। H1 H2 H2B H3 H4 तो टोटल कितने हो गए, 5। 5। तो H3 का ये वेरिएंट होता है सेंट ए, ठीक है। और ये करता क्या है, H3 हिस्टोन लिख दे रहे हैं। इट रिप्लेसेस H3 इन न्यूक्लियोसोम। अब H3 को न्यूक्लियोसोम से रिप्लेस कर देगा, लेकिन कहां, कहां, इन द रीजन ऑफ सेंट्रोमेयर। तो बात समझिएगा, इसका मतलब ये हो गया कि सेंट ए प्रोटीन जो है वो H3 की जगह प्रेजेंट होती है सेंट्रोमेरिक रीजन में, जो डीएनए न्यूक्लियोसोम्स के अराउंड रैप होता है। तो ये बात क्लियर हो गई यहाँ पे। इस पॉइंट को हम अलग से भी लिख दें कि जो सेंट ए है, इट इज एक्सक्लूसिवली फाउंड इन या एट द सेंट्रोमियर, एट द सेंट्रोमियर। तो इसकी स्पेसिफिक लोकेशन भी हमने देख ली। अच्छा, इसके अलावा और भी बहुत सारी ये सेंट्रोमियर प्रोटीन्स होती हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और आज की डेट में यानी कि देयर आर मोर देन 20, मोर देन तो नहीं कहेंगे इसमें, इसमें अबाउट कहेंगे। देयर आर अबाउट 20 सेंट प्रोटीन्स। वैसे तो पी फॉर प्रोटीन ही है, लेकिन सेंट प्रोटीन्स और दो दो बार आर, देयर आर 20 सेंट प्रोटीन्स नोन टिल डेट। अब इसके आगे का तो खोजना पड़ेगा, तो एक एक सब लोग खोज लेना, ठीक है। तंजीला, ऋचा, अंशिका, तिवारी जी भी खोज लेंगे, तो सब लोग खोज लेना एक एक, क्योंकि खोजना जरूरी है। अब ध्यान क्या देना है, नेक्स्ट पॉइंट, कि ये गलत लिखा है। गलत इन द सेंस कि पढ़ने में नहीं आ रहा है। एक्सक्लूसिवली, एक फिर डी लग रहा है। अब ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं। दो टाइप का मतलब क्या है, सर सेंट्रोमे पहले वाले पॉइंट्स नहीं समझा। क्या क्या चीज, पहले वाले पॉइंट्स नहीं समझा। पहले वाले पॉइंट्स नहीं समझ में आए, नहीं, ये वाला पेज नहीं समझ में आया, ये वाला फिर इसके पहले वाला भी। इसके पहले वाला भी नहीं समझ में आया। जी। ओ जरिशु, अच्छा ठीक है, इसको समझा देते हैं फिर, इसमें क्या है। अच्छा, छोटी सी बात हम लग रहा है बताना भूल गए। थोड़ा समझो, अब यहाँ पे बहुत डायग्राम वगैरह नहीं बनाएंगे। एक बात ध्यान से ये समझ लो, सेल डिवीजन जो होता है वो सेल करती है, जाहिर सी बात है। और सेल डिवीजन कब करेगी, किस सेल को कितना ग्रो करना है नहीं करना है, हम ये जो भी डिस्कशन कर रहे हैं मेनली ह्यूमंस के कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं, या थोड़ा सा और ब्रॉड अगर आप चले जाइए तो मैमल्स के कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं बात हम। हमारे केस में सेल्स जो है वो कब चाहिए,
उनका नंबर ज़्यादा या कब वो डिवाइड करने की स्थिति में होनी चाहिए। तो हमारे केस में जो होता है, एक सेकेंड होल्ड करना ज़रा। यस, तो हम ये कह रहे थे कि हमारे केस में या एनिमल्स के केस में जब चोट लगे, यानी कि रिपेयर या रीजनरेशन करना हो सेल्स का, कुछ कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो टाइमली ख़त्म होती हैं, उनको भी रिप्लेस करने की ज़रूरत है। अगर किसी भी तरह का इवेंट हो रहा है जिसमें सेल को डिवाइड करना है, तो जाहिर सी बात है उस डिवीजन के लिए कोई ना कोई स्टिमुलस चाहिए। चोट लगेगा, 50 तरीके के फैक्टर्स रिलीज होंगे उस पर्टिकुलर साइट ऑफ वुंड पे। उनमें से कुछ फैक्टर्स जो है वो स्टिमुलेट करेंगे सेल को फॉर द डिवीजन। सेल जब डिवाइड करने की तैयारी करेगी तो इसका मतलब क्या हो गया कि काइनेटोकोर, भाई क्रोमोसोम जब कंडेंस होके तैयार हो जाएगा तो उसके बाद इस क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर वाले इलाके पे काइनेटोकोर जो है वो असेंबल हो रहा है। ये काइनेटोकोर असेंबल होगा कि नहीं होगा, किस पॉइंट पे असेंबल होगा, ये भी रेगुलेट किया जाता है। और इसका जो रेगुलेशन होता है दैट डिपेंड्स मेनली ऑन एपिजेनेटिक फैक्टर्स, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द सीक्वेंस ऑफ द डीएनए प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम और सेंट्रोमियर। आया समझ में? तो अगला पॉइंट कह क्या रहा है ये देखो कि मोस्ट ऑफ द यूकैरियोट्स में, इसका मतलब कि दे डू नॉट डिपेंड ऑन प्रिसाइज डीएनए सीक्वेंस दैट डिटरमाइंस द साइट ऑफ काइनेटोकोर असेंबली। या इसको हम थोड़ा सा इलाबोरेट करें, इसको दैट डिटरमाइंस, इसको हम लिख दें अगर सेंटेंस चेंज करके, डू नॉट डिपेंड ऑन प्रिसाइज डीएनए सीक्वेंस फॉर द determination of साइट ऑफ काइनेटोकोर असेंबली। इसका मतलब क्या हो गया कि डीएनए सीक्वेंस पे तो डिपेंड नहीं कर रहा है, यानी कि भाई एक जेनेटिक फैक्टर होता है, एक एपिजेनेटिक फैक्टर होता है। जेनेटिक फैक्टर का मतलब क्या हो गया कि डीएनए की वजह से हो रहा है, डीएनए के सीक्वेंसेस में चेंज हो रहे हैं, डीएनए के सीक्वेंस पे कोई चीज डिपेंड कर रही हो। तो इसका मतलब ये हो गया कि जेनेटिक कंट्रोल तो नहीं है यहाँ पे। काइनेटोकोर असेंबली कहाँ पे होगी उस चीज का जेनेटिक कंट्रोल नहीं है या बहुत कम है। तो अगर जेनेटिक कंट्रोल नहीं है तो क्या होगा? इट मीन्स या इट सजेस्ट दैट द साइट ऑफ काइनेटोकोर असेंबली इज कंट्रोल्ड प्राइमरीली बाय एपिजेनेटिक रादर देन सीक्वेंस बेस्ड मैकेनिज्म या रादर देन जेनेटिक मैकेनिज्म। अब आया समझ में? जी सर। ओके, ये चूंकि पिछला रिवाइज नहीं की हो, याद हो जहां हमने एपिजेनेटिक जेनेटिक बताया था वहां पे माइटोजेन का कॉन्सेप्ट दिया था, एक डायग्राम भी शेयर किया था माइटोजेन किस तरह से जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट कर रहा है, स्पेसिफिक प्रोटीन्स को जो सेल डिवीजन में रोल प्ले करेंगे अपना। तो वो एक बार देखोगी ना तो कॉन्टेक्स्ट फिर क्लियर हो जाएगा और अच्छे से, मेरे ख्याल से अभी भी हो गया होगा क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, तो क्रोमोसोम, अब चूंकि सेंट्रोमियर की ही बात चल रही है तो क्रोमोसोम का हम टाइप जो ले रहे हैं वो सेंट्रोमियर के ही कॉन्टेक्स्ट में ले रहे हैं। तो क्रोमोसोम्स हमारे पास दो टाइप के हो गए। एक को हमने कहा मोनोसेंट्रिक, मोनोसेंट्रिक, और दूसरे को हम कह रहे हैं होलोसेंट्रिक, होलोसेंट्रिक, या इसको आप कहें पॉलीसेंट्रिक। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि मोनोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं जिसमें, यानी कि दे हैव अ सिंगल काइनेटोकोर असेंबली साइट। बहुत आसान है। नॉर्मल जो क्रोमोसोम आप देखते हैं इस तरह से लाइक दिस,
तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसमें हम यही देख रहे हैं कि भाई ये सेंट्रोमियर है और यहाँ पे ऐसे आके एक साइड पे ये काइनेटोकोर ऐसे असेंबल हो गए, ये हो गया हमारा काइनेटोकोर। तो ऐसे क्रोमोसोम्स मोनोसेंट्रिक क्रोमोसोम हो गए। होलोसेंट्रिक का क्या मतलब है? होलोसेंट्रिक में होता क्या है कि दे हैव मल्टीपल काइनेटोकोर, बस डॉट कर दे रहे हैं, काइनेटोकोर समझ में आ जाएगा, प्रेजेंट all along the length of chromosome, all along the length of chromosome। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब कि मोनोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स से जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो अटैच कहाँ पे होंगे? सिंगल पॉइंट पे अटैचमेंट होगा, जाहिर सी बात है। ये हो गया मान लो स्पिंडल फाइबर, वैसे काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल, हाँ, लेकिन इसको हम स्पिंडल फाइबर तो कह ही सकते हैं, है ही है वो, सिंगल पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है। लेकिन यहाँ क्या होता है इस केस में? ऑल अलोंग द क्रोमोसोम, यानी कि स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स या फाइबर्स बाइंड टू क्रोमोसोम्स अलोंग एंटायर लेंथ। कैसे? एक इमेज से देखते हैं, जरा इसको समझते हैं। कहाँ गई? यस, ये अलग से हमने इसको बता दिया आपको। ये क्या है? ये पॉलीसेंट्रिक या होलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से जो असेंबली पॉइंट है माइक्रोट्यूब्यूल्स का, ये ब्लैक से ट्यूबुलिन लिखा हुआ है, बाकी स्पेसिफिक प्रोटीन्स यहाँ पे लिखी हुई हैं, लेकिन हमको उसमें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ये जो असेंबली पॉइंट्स हैं, ये देखो इस तरह से अटैचमेंट हो रहा है, कम से कम 3 अलग अलग असेंबली पॉइंट यहाँ पे हमको नज़र आ रहा है। तो जो ग्रीन कलर से है वो बेसिकली असेंबली पॉइंट है, और ये हो गई हमारी बाहर की लेयर, मिडिल लेयर, इनर लेयर, फिर इधर भी ये पूरा काइनेटोकोर। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि पॉलीसेंट्रिक या होलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स का कैसे अरेंजमेंट रहता है। दिस वाज अबाउट काइनेटोकोर एंड सेंट्रोमियर। अब इसके बाद हमको डिस्कस करना है नेक्स्ट फेज। हमने प्रोफेज देखा अभी तक, प्रोफेज तो देख लिया ना। अब हमको देखना है मेटाफेज। तो मेटाफेज तो बहुत आसान है। मेटाफेजिक प्लेट तैयार हो जाती है, बस उसमें चिप्स विप्स रख के खा लो, इस्तेमाल भी हो जाएगी प्लेट। देखो मेटाफेज जो होता है वो सबसे ज़्यादा, या सबसे ज़्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक बहुत ही डायनेमिक फेज होता है सेल साइकिल का। क्योंकि जाहिर सी बात है इसकी अगली फेज जो आएगी एनाफेज, वो भी कम डायनेमिक नहीं होती है, लेकिन फिर भी ये भी अपने आप में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली डायनेमिक फेज ऑफ सेल साइकिल। क्या होता है मेटाफेज से, बस ये जान लो, मालूम है सबको, ये हो गया स्पिंडल, ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये आके मेटाफेजिक प्लेट पे अरेंज हो जाएंगे, यही होगा। लेकिन कैसे होगा, यही तो हम लोगों को जानना है। तो इसमें अगर हम ये पॉइंट नोट कर दें कि द क्रोमोसोम्स आर अरेंज्ड एट इक्वेटर, और इसको इस कंडीशन में जब क्रोमोसोम्स अरेंज हो जाते हैं तो हम कहते हैं मेटाफेजिक प्लेट, इक्वेटर को मेटाफेजिक प्लेट, क्योंकि अपीयरेंस ही इसका तस्तरीनुमा होता है। चलिए, ये भी अच्छी बात है।
देखो बहुत बेसिक चीज़ें हम नहीं बता रहे हैं, इसलिए कि एटलीस्ट आई कैन एक्सपेक्ट कि उतनी बेसिक चीज़ें तुमको मालूम हो, तो मालूम होंगी भी नो डाउट। एनसीईआरटी पढ़ने के लिए हमने आपको बोल ही दिया है, और उसमें जो नहीं समझ में आएगा बताइएगा। अब देखो जनरली क्या होता है कि यहाँ पे पीछे हमने काइनेटोकोर के बारे में बताया था, ये पॉइंट हम पहले भी बता चुके हैं कि किसी एक काइनेटोकोर से अगर हम बात करें ह्यूमंस की बात करें, एनिमल सेल की इन जनरल बात करें, तो एक काइनेटोकोर से 10 से 40 माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो अटैच हो सकते हैं, है ना। इस तरह से ये इधर से आ रहा है, ऐसे 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 इधर, फिर इधर से भी ऐसे ऐसे, तो ये सब क्या है, ये है माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स 10 to 40 पर काइनेटोकोर इन एनिमल सेल। और यहीं पे अगर दूसरा पॉइंट इसका लिख दें, ओनली 1 पर काइनेटोकोर इन बडिंग यीस्ट। तो यीस्ट में एक ही माइक्रोट्यूब्यूल एक काइनेटोकोर से अटैच होगा, और एनिमल सेल्स में 10 से 40 तक हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द स्पीशीज। अब ये जो अटैचमेंट हो रहा है माइक्रोट्यूब्यूल्स का काइनेटोकोर से, ये एक स्पेसिफिक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स पे डिपेंड करता है, जो आपने डायग्राम में भी देखा यहाँ पे, जिसको हम कहते हैं NDC80 कॉम्प्लेक्स। ये हम बता चुके हैं पहले भी, और यहाँ डायग्राम इमेज में, सॉरी, ये देखिए यहाँ पे, दिस NDC80 कॉम्प्लेक्स, सी फॉर कॉम्प्लेक्स। तो NDC80 कॉम्प्लेक्स जो है, यही काइनेटोकोर को माइक्रोट्यूब्यूल से अटैच करा रहा है। तो अब इसीलिए इमेज पहले देखते रहिएगा, इसके पॉइंट्स जो है वो बाद में भी आपको मिलेंगे। तो ये पॉइंट हम यहाँ पे नोट किए दे रहे हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट बनता है वो यही है कि अटैचमेंट ऑफ each microtubule depends on NDC80 कॉम्प्लेक्स। अब इसके पॉइंट हम आगे ही लिख पाएंगे। तो जो NDC80 कॉम्प्लेक्स होता है, ये क्या होता है? पहली बात तो ये है कि ये एक रॉड शेप्ड प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है। दूसरी बात कि प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट इन मल्टीपल कॉपीज। अब वो तो डिपेंड करेगा कि कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच हो रहे हैं। एक से ज़्यादा माइक्रोट्यूब्यूल अटैच होंगे तो कई कॉपीज चाहिए इसकी। एक होगा जैसे कि बडिंग यीस्ट में, तो 2 कॉपी से ही काम चल जाएगा। और ये प्रेजेंट कहाँ रहता है? इट इज एंकर्ड इन द काइनेटोकोर। तो काइनेटोकोर में एंकर्ड रहता है, ठीक है। इसका थोड़ा और अच्छे से इसको समझना है तो एक मेरे पास है इमेज, यस, साइड में रखते हैं, ठीक लगेगा। ये देखो, ये है हमारा काइनेटोकोर, ये ब्राउन कलर का जो दिख रहा है, और ये है हमारा माइक्रोट्यूब्यूल ग्रीन कलर का जो है, और ये जो ब्लू कलर में हमको नजर आ रहे हैं ये हैं NDC80 कॉम्प्लेक्स। तो इस तरह से इसका अटैचमेंट होता है, और अटैचमेंट इस तरह का नजर आ रहा है कि जो माइक्रोट्यूब्यूल का प्लस एंड है, ये प्लस एंड जो है,
जो ग्रो कर रहा है टुवर्ड्स काइनेटोकोर, ये प्लस एंड से ट्यूबुलिन जो है, भाई ये गोल गोल क्या दिखा रहा है, अल्फा और बीटा, अल्फा और कौन सा ट्यूबुलिन होता है इसमें माइक्रोट्यूब्यूल में? अल्फा और बीटा, बीटा प्लस एंड पे बीटा होता है। तो ये जो ट्यूबुलिन की सब यूनिट्स हैं, ये यहाँ से डिटैच भी हो सकती हैं और एसोसिएट भी हो सकती हैं, दैट डिपेंड्स कि किस फेज में है सेल साइकिल। तो इसी के पॉलीमराइजेशन और डी पॉलीमराइजेशन पे क्रोमोसोम का मूवमेंट डिपेंड करता है, क्योंकि काइनेटोकोर जाके फिर सेंट्रोमियर से अटैच होगा और सेंट्रोमियर क्रोमोसोम का पार्ट है। तो इस तरह का अरेंजमेंट होता है। तो आपने देख लिया एनडीसी-80 कॉम्प्लेक्स किस तरह से एसोसिएट करता है काइनेटोकोर को माइक्रोट्यूब्यूल से। चलिए, अच्छा हम्म, अब सवाल ये आता है कि जैसे ये सेल है और इसमें यहाँ कहीं ये मान लो ये क्रोमोसोम ऐसे पड़ा हुआ है इस तरह से, तो ये इसका सेंट्रोमियर हो गया और जाहिर सी बात है काइनेटोकोर तो हो गई, काइनेटोकोर हो गया। स्पिंडल यहाँ पे एमटीओसी जो है, यहाँ से निकला स्पिंडल फाइबर, कलर चेंज कर दे रहे हैं। अब इसको कैसे पता कि ये काइनेटोकोर यहीं पे बैठा हुआ है? तो एक्चुअली में ऐसा होता है कि ये इधर उधर ऐसे ऐसे लहराएगा इस तरह से कि कहीं भी पकड़ में आ जाए। यानी कि ये प्रोसेस क्या कहलाती है? ये कहलाती है सर्च एंड कैप्चर। ये बस ऐसे कहानी के लिए है। तो मतलब क्या हो गया कि ये स्पिंडल फाइबर जो है ये कोशिश करता है खोजने की। ये स्पिंडल फाइबर है, एमटीओसी से निकल रहा है, मतलब इसका क्या हो गया, माइक्रोट्यूब्यूल क्या है, ये फुल फॉर्म बताओ। माइक्रोट्यूबुल ऑर्गेनाइजेशन सेंटर, ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, ठीक है। तो यहाँ से निकल रहा है और इधर उधर लहर मार रहा है और उसी में कहीं इसको एक मिल गया ये काइनेटोकोर, तो इसने इसको धर दबोचा। यानी दिस मेथड इज कॉल्ड एज सर्च एंड कैप्चर। ठीक है, ये जो एंड है ये आपने यहाँ पे भी देख लिया कि प्लस एंड है माइक्रोट्यूब्यूल का, तो ये वाला प्लस एंड हो जाएगा और ये वाला प्लस एंड हो जाएगा और ये तो खैर माइनस होगा ही इसमें, अंडरस्टूड है। अच्छा, इसके बाद क्या होगा कि इसी तरह से असेंबली इधर अपोजिट पोल से भी हो जाएगी। इतना काम हो गया। अब जो प्लस एंड है, इस पॉइंट को हम यहाँ पे इस इमेज में भी यहाँ पे नोट कर दें, जो हमने बताया था आपको कि प्लस एंड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल कैन ऐड और लूज ट्यूबुलिन सब यूनिट्स while attached to काइनेटोकोर। मतलब काइनेटोकोर से अटैचमेंट की स्थिति में भी ये माइक्रोट्यूब्यूल से ट्यूबुलेंस निकल सकते हैं या नए जुड़ सकते हैं। तो इतनी बातें समझ में आ गई, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे मोटर प्रोटीन्स की, यानी कि रोल ऑफ, भाई अटैचमेंट हो गया, इतना काम हो गया, अब आगे जो काम होगा वो मोटर प्रोटीन्स के लिए तो छोड़ा जाएगा या मोटर प्रोटीन्स इसको परफॉर्म करेंगी। और ये जो मोटर प्रोटीन्स होती हैं ये भी माइक्रोट्यूब्यूल्स पे ही अपना रोल करती हैं। तो होता क्या है कि दे परफॉर्म, परफॉर्म से अच्छा टर्म होगा, दे एग्जीक्यूट द मूवमेंट ऑफ chromosomes
ड्यूरिंग मेटाफेज। तो क्रोमोसोम्स का जो मूवमेंट होना है, यानी कि उसका अरेंजमेंट जो होना है मेटाफेजिक प्लेट पे, वो इन मोटर प्रोटीन्स की जिम्मेदारी है। अब ये जो मोटर प्रोटीन्स होती हैं, ये दो फैमिली को बिलोंग, या इनमें दो फैमिलीज होती हैं, मोटर प्रोटीन्स टू फैमिलीज और बिलोंग टू, कौन कौन सी फैमिलीज हैं इसमें? सबसे पहली जो है वो काइनेसिन रिलेटेड फैमिली, और दूसरी जो होती है वो डाइनिन्स। तो काइनेसिन हो गया और डाइनिन, ये दो फैमिलीज ऑफ प्रोटीन। अब इनका अलग अलग काम है सेल के अंदर। वो क्या है? अब जैसे काइनेसिन में है हमारे पास, इसमें एग्जाम्पल्स तो हमारे पास कई हैं, लेकिन चलो दो टाइप्स अगर हम इसमें बता दें आपको, तो एक होती है प्लस एंड डायरेक्टेड, और दूसरी होती है माइनस एंड डायरेक्टेड। प्लस इनडायरेक्टेड और माइनस इनडायरेक्टेड, इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब आपको समझ में आएगा जब आप एक डायग्राम देखेंगे, क्योंकि इसमें डायग्राम बताना पहले जरूरी है। पता नहीं वो, हाँ हाँ ठीक है। और दिख रहा है ये कि नहीं दिख रहा है? छोटा दिख रहा है ना, इससे बड़ा ही नहीं हो रहा ये, पता नहीं क्या हुआ। नहीं दिख रहा है सर। नहीं दिख रहा है ना? नहीं। ओ, छोटा हो गया ये, तो फिर बनाने में तो ज़्यादा। जूम सर, जूम करने पर दिख रहा है। जूम कर लेंगे सर। अच्छा हाँ, तो जूम कर लो, जूम कर लो तो फिर हम बताएं। सिर्फ ये वाला हिस्सा जहाँ पे ये इमेज है, ये इसको जूम करना है। तो इसमें देखो ध्यान से कि ये वाला जो हिस्सा है, ये जो क्या है, स्लेटी कलर क्या कहते हैं उसको, कौन सा कलर है? ग्रे, ग्रे कौन सा कलर ग्रे। होता है? ग्रे है। ग्रे सिलेटी। हमको आज तक ग्रे कौन सा कलर है ये पता नहीं चल पाया जीवन में। इसको हम स्लेटी ही कहते हैं, स्लेटी ही होता है ग्रे। जी सर, सेम हो रहा है। अच्छा चलो ठीक है। तो ये ग्रे कलर जो हमको दिख रहा है यहाँ पे, ये बेसिकली क्या दिखा रहा है? ये हमको दिखा रहा है एमटीओसी की बाउंड्री, ठीक है ना? हम्म हम्म। अब वैसे एमटीओसी की बाउंड्री तो नहीं दिखा रहा है ये तो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखा रहा है सर। हाँ हाँ, ये सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखा रही है, सही कह रही हो। एमटीओसी तो अंदर ही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये, ठीक है। ये है, ये वाला इलाका एमटीओसी का है। तो इसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि ये माइक्रोट्यूब्यूल्स यहाँ से निकल रहे हैं, अलग अलग टाइप के हैं। ये टाइप्स हमने देख लिया था लास्ट टर्म पे ही। ये माइनस एंड जो है वो जो एमटीओसी की तरफ है, और प्लस एंड जो है वो सेंटर की तरफ जा रहा है। अब देखो इसमें काइनेसिन हमको दिख रहा है, कई टाइप्स के हैं काइनेसिन, 5, 14, 4, 10, और डाइनिन का भी हम बाद में जिक्र करेंगे। काइनेसिन 5 की अगर हम बात करें, थोड़ा समझो इसको। तो काइनेसिन 5 जो होता है वो बेसिकली एक प्लस एंड डायरेक्टेड प्रोटीन है, काइनेसिन 5 प्रोटीन। तो ये क्या करती है? ये जो इंटरपोलर स्पिंडल फाइबर्स हैं, इनसे ये इंटरैक्ट करती है, दोनों साइड के, इस पोल से जो आ रहा है और इस पोल से जो आ रहा है। और प्लस इनडायरेक्टेड है, इसका मतलब क्या होगा कि ये मूव करेगी इधर के प्लस एंड की तरफ और इधर के प्लस एंड की तरफ,
अच्छा, इससे होगा क्या बताओ? इससे प्लस, इससे जो ये पोल्स हैं ये पास पास आएंगे या दूर जाएंगे? इस काइनेसिन 5 के मूवमेंट की वजह से प्लस इनडायरेक्टेड है, ये हमने बता दिया। अब इमेज देख के बताओ हमको कि पास आएंगे क्या? पास आएंगे प्लस माइनस। अच्छा, नहीं, ये वाला मतलब ये पोल और ये पोल, ये दोनों पास आएंगे या दूर जाएंगे? ये दोनों पुल सर रिपेल करेंगे, दूर जाएंगे। हैं? दूर जाएंगे ना, आवेश बोलो। यस जी सर, ये दोनों पुल सर। रिपेल करेंगे तो बिल्कुल, दूर। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या हो गया कि काइनेसिन 5 की वजह से आ, जो पुश द पोल्स अपार्ट, यानी पोल्स को दूर दूर करता है, तो ये हमने देख लिया। अच्छा, अब ये जो काइनेसिन 14 है ये है माइनस एंड, तो इसको हम कहाँ लिखें? थोड़ा ये बड़ा हो गया होता, पता नहीं क्यों नहीं इनलार्ज हो रहा है। तो ये है माइनस एंड डायरेक्टेड। अब ये क्या है तो इसमें अब बताओ, देखो डायग्राम जरा देख के हमको बताओ कि ये माइनस किधर की तरफ जा रही है? बताओ। देखो इधर, ये इसका पैर कहाँ है? पैर देखो, खाली दो टांगे हैं इसकी, इसकी भी सबकी। तो टांगों से ये चलता हुआ किधर जा रहा है? ये माइनस की तरफ जा रहा है, देख रहे हो? अब ये माइनस की तरफ जा रहा है, तो ये बताओ ये पोल्स को पास पास लाएगा कि दूर करेगा? काइनेसिन 14 पास पास लाएगा सर। पास लाएगा भाई, घसीट रहा है ना इसको, खींच के माइनस की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया, इट पुल्स पोल्स टुगेदर, एक साथ ले आ रहा है। काइनेसिन 14 हो गया। फिर हमारे पास है काइनेसिन 4 और काइनेसिन 10। इन दोनों को एक साथ हम कहते हैं क्रोमोकाइनेसिन। क्रोमोकाइनेसिन एन हो गया। अब ये क्या करते हैं? ये जाहिर सी बात है, ये प्लस इन डायरेक्टेड होते हैं, प्लस इन डायरेक्टेड। तो ये एसोसिएट हो रहा है, देखो अगर ध्यान से, तो ये क्रोमोसोम के आर्म से एसोसिएट हो रहा है। माइक्रोट्यूब्यूल पे तो चल ही रहा है, फाइबर पे तो चल ही रहा है प्लस एंड की तरफ, लेकिन ये एसोसिएटेड किससे है? आर्म ऑफ क्रोमोसोम से। तो वेरी इंपॉर्टेंट, एसोसिएटेड विद क्रोमोसोम आर्म। और इस कंडीशन में क्या करेगा? ये लेके चलता चला जा रहा है पोल से, और प्लस एंड तो जाहिर सी बात है पोल से अवे ही होता है, तो ये क्रोमोसोम को अवे फ्रॉम पोल ले जा रहा है। समझ रहे हो ना? तो एसोसिएटेड विद क्रोमोसोम आर्म एंड पुश क्रोमोसोम्स अवे फ्रॉम पोल। हाथ दुख गया लिखते लिखते। तो इस तरह से आपने देखा कि प्लस एंड माइनस एंड, और ये भी ये प्लस एंड वाले हैं। गलती हो गई हमसे, सारे प्लस एंड वाले को ग्रीन में ही लिख देना चाहिए था। चलो ये भी प्लस एंड ही है। खैर, तो आपको समझ में आया कि किस तरह से माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन,
और किस तरह से ये प्रोटीन्स जो है पोल्स को दूर ले जाने का या क्रोमोसोम्स को अवे फ्रॉम द पोल्स ले जाने का काम कर रही हैं। कुछ अभी देखेंगे हम वो पास भी लाने का काम करेंगे। डाइनिन का अब क्या काम है, व्हाट इज द रोल ऑफ दिस डाइनिन? तो भैया डाइनिन जो होती हैं वो माइनस इनडायरेक्टेड होती है। इसकी कहानी कहाँ लिखे, तो यहाँ हम डाइनिन करके लिख दे रहे हैं, पिछले वाले पेज में लिख दे रहे हैं। देखो प्लस एंड में हमारे पास कौन कौन से एग्जाम्पल्स थे, अरे और पीछे चला गया। प्लस एंड में हमारे पास एग्जाम्पल्स थे काइनेसिन, 5 और 4 और हाँ काइनेसिन 410 को एक साथ लिखते हैं क्योंकि एक साथ मिलके ये काम करते हैं और क्रोमोकाइनेसिन कहलाते हैं। और माइनस में हमारे पास था काइनेसिन 14, काइनेसिन 14, ठीक है। अच्छा तो डाइनिन्स की हमको बात करनी थी, तो डाइनिन्स भी बेसिकली क्या होते हैं, दे आर नेगेटिव, या नेगेटिव कह रहे हैं, जैसा चल रहा है वैसे लिखना, माइनस एंड डायरेक्टेड, पहली चीज। और ये करते क्या हैं, जो प्लस एंड है एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स का, जैसे यहाँ पे देख लीजिए एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल है ये वाला, इसका जो प्लस एंड है उसको अटैच कर रहे हैं इससे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इसको हम क्या कहें, बेसिकली जो एक्टिन कंपोनेंट्स होते हैं या एक्टिन साइटोस्केलेटन है उससे ये अटैच करते हैं। सेल का कॉर्टेक्स है, सेल का कॉर्टेक्स मतलब कि आउटर जो पार्ट है सेल का। तो लेट्स चेंज दिस, इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज दी, यहां ना दिखा के यहां दिखा दे रहे हैं, एक्टिन साइटोस्केलेटल एलिमेंट एट सेल कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स बाहरी हिस्से को कहते हैं हमेशा। तो इससे ये डाइनिन प्रोटीन्स जो हैं ये एसोसिएट करते हैं, और है कैसा, ये निगेटिव इन की तरफ ये मूव करने वाला है। तो ये क्या करेगा फिर बताओ, पास ले आएगा कि दूर ले जाएगा? पास, किसके पास? सेंट्रोसोम, किसको? ये माइनस की तरफ जब चलना शुरू करेगा तो इसका मतलब कि एक तरीके से ये इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा ना, सेंट्रोसोम को। तो यानी कि ये इधर खींच, भाई चलिए इधर रहा है, तो ये कहाँ जाएगा ये, या हम ऐसा डायरेक्शन तो पास वाली है ना। हाँ लेकिन ये जो साइटोस्केलेटन है, ये पूरा का पूरा साइटोस्केलेटन तो इधर की तरफ मूव कर नहीं जाएगा क्योंकि साइटोस्केलेटन बड़ी चीज होती है, और ये वाला, तो इसका मतलब कि अंत में रिजल्ट क्या आएगा कि ये और ये एक दूसरे से दूर जाएंगे, यानी पोल्स को अपार्ट करता है, अवे फ्रॉम ईच अदर, ये डाइनिन का काम होता है। नहीं समझ में आया? एरो कंफ्यूज कर रहा है। एरो सिर्फ डायरेक्शन दिखा रहा है इसका कि माइनस डायरेक्टेड है, लेकिन ये सोचो ना, रेफरेंस से सोचो कि ये पूरा साइटोस्केलेटन या सेल का कॉर्टेक्स है। अगर ये आगे कदम बढ़ाने की कोशिश करेगा तो कुल मिला के ये कंपोनेंट इसके पास आएगा या ये कंपोनेंट इसके पास आएगा, ये बताओ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसके पास जाएगा अगर वो आगे जाएगी। अरे भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन ज्यादा बड़ी चीज है कि सेंट्रोसोम ज्यादा बड़ा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये बताओ,
तुम एक हाथी को रस्सी से बांध लो, तुम उसकी तरफ जाओगी कि हाथी तुम्हारी तरफ आएगी, बताओ। ये छोटा है ना, तो जाहिर सी बात है इस तो मूवमेंट। उधर की तरफ एरो है। हाँ एरो तो है, एरो है तो छोड़ो एरो को, लेकिन यहाँ पे यही तो है भैया, थोड़ा सा याद भी रखना पड़ेगा, सिर्फ एरो देखने से काम नहीं चलेगा। याद क्या रखना है, वो फैक्ट वही है भाई, स्लाइडिंग मूवमेंट हो रहा है ना। ये करेगा क्या डायनिन, दे पुल द स्पिंडल, स्पिंडल पोल्स टूवर्ड्स cell cortex and away from each other। तो केवल सिर्फ आपको ये याद रखना है, नथिंग एल्स, कि जो ये माइनस इनडायरेक्टेड काइनेसिन्स हैं ये क्या करेंगे, पोल्स को पास ले आने की कोशिश करेंगे, और प्लस इनडायरेक्टेड जो होते हैं पोल्स को पुश करने की कोशिश करेंगे। डायनिन हमेशा पोल्स को अपार्ट, दूर दूर ले जाएगा। इस तरह से एक एक लाइन में अगर फंक्शन याद कर लोगे तो कंफ्यूजन नहीं रहेगी इसमें, ठीक है। इतना काम हो गया। अब इसका कॉम्बिनेशन जब हम लोग देखेंगे कि किस तरह से मेटाफेज में ये सारे फोर्सेस मिलके, काइनेसिन वेरियस टाइप के और डायनिन्स, किस तरह से क्रोमोसोम्स को मेटाफेजिक प्लेट पे अरेंज करते हैं।